सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एनडीए प्रीवियस फ्रॉम 2010 टू 2015। ठीक है ना। ये जो पूरा वीडियो है चैप्टर डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज और आपके लॉजिकल रीजनिंग प्लस जो आपके ट्रिक्स वगैरह हैं, कैसे आप अप्रोच आपने रखनी है एग्जाम में ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है वेरी इजी एंड स्कोरिंग। ठीक है ना। 8 से 10 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। प्रॉपर्टीज मैंने जैसे ही कहा कि आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं और या आपको क्वेश्चंस में उनका यूज करना हो सकता है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस अगर वो प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम नहीं होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है। तो सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एनडीए 1-2000 क्वेश्चन है। लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 2010 से 2015 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 38। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा की पावर s इंटू डिटर्मिनेंट ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। तो पहले तो आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए, जैसे यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए, ठीक है, इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए किसके बराबर होता है? अगर जो आपका ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपका n क्रॉस n ऑर्डर का, अगर ये मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए की जो वैल्यू बनती है वो बनती है लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। ये 2000 जो आपका 19 का मैथ्स का पेपर हुआ था तो उसमें भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। तो देखिए आप प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो ये n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे गिवन है कि लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा टू द पावर s इंटू डिटर्मिनेंट। तो ये s क्या होगा? s होगा तुम्हारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? किसका ऑर्डर? जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स आपका ए है, ए का ऑर्डर क्या गिवन है? n। तो यहाँ पे जो है n, यहाँ का जो s है n के बराबर हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था ये प्रॉपर्टी बेस्ड। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू डी। s किसके बराबर होगा? n के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका एनडीए 2010 पे पूछा गया है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, गिवन डिटर्मिनेंट आपको है, इसकी वैल्यू है 2 एंड हमने जो नीचे जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको ही लिख दीजिए स्टार्टिंग में। तो किसकी वैल्यू निकालनी है? 6a, और फर्स्ट रो में आपका 3b एंड 15c, सेकेंड रो में आपका 12m और 5n, और थर्ड रो में है 2p q एंड 5r। ओके। तो ये आपका इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और गिवन जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो डिटर्मिनेंट आपको गिवन है इसकी वैल्यू 2 है। तो ये डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे बनाएंगे, एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस करेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले जो पहली रो है, आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है पहली रो से। यस, वी कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो। तो 3 बाहर आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे? फर्स्ट रो में बच गया 2a, और यहाँ बच गया b, और 15c की जगह बच जाएगा 5c। सेकेंड रो आपका ऐसे ही रहेगा 12, क्योंकि इसमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है सेकेंड रो से, तो लिव इट एज इट इज। थर्ड रो में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो लिव इट एज इट इज। ठीक है। अब फिर से आपका कॉमन आ रहा है, आप देखिए अब फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, और थर्ड कॉलम में देखिए आपका 5 कॉमन आ रहा है। तो 2 और 5 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 5 10 हो गया, और 3 पहले से था, 10 3 30। तो आपके पास जो बचा वो क्या बच गया? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए बी सी एल एम एन और पी क्यू आर। तो ये आपका गिवन डिटर्मिनेंट ऑलरेडी गिवन था, इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है? 2। तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 30 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60। तो क्वेश्चन सब प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, थोड़ा दिमाग काम करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एनडीए सेकेंड 2010 का क्वेश्चन है।
If determinant of A is equal to 8 when where A is a square matrix of order 3, then what is डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो सीधे सीधे फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। जैसे कि आपको एडजॉइंट की मैंने प्रॉपर्टीज वैसे बना रखी है, वीडियो आप देख लीजिएगा एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज। तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है ना, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। तो ये n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। तो आपका एडजॉइंट जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर कितना n की जगह पे 3 आ जाएगी, ऑर्डर 3 है ए का, तो 3 - 1 2। तो और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इफ 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट गिवन इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द थर्ड रूट। तो 5 और 7 तो इसके रूट्स ऑलरेडी गिवन है, एज यू कैन सी हियर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 और 7 इसके रूट्स ऑलरेडी गिवन है। इसको अगर मैट्रिक्स को गौर से देखें तो यहाँ देखिए 5 7 आपका थर्ड कॉलम में दिख रहा होगा आपका, और 7 और 5 आपका फर्स्ट कॉलम में दिख रहे हैं। तो तीसरा रूट जो ऑटोमेटिकली आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं 5 + 7 को जोड़ूं 12 आ रहा है, और 12 का अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूं -12, तो ये आपका रूट होना चाहिए। ये यहाँ से आपको इंडिकेट कर रहा है कि -12 इसका रूट होगा तीसरा वाला। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे -12 लिखूंगा तो व्हाट आई विल गेट 7 5 7 + 5 12 हो गया, उसका नेगेटिव हमने ले लिया 4 -12, और यहाँ पे ले लिया हमने 8। ठीक है, और यहाँ आपका था 5 7 और यहाँ ये आपका -12। ठीक है, इसको अगर हम इवेलुएट करें, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालिए, कहीं पे जोड़ के या घटा के आपका सीधे सेम बन रहा है वो चेक कर लीजिए आप पहले। तो अगर मैं R1 में ऑपरेशन करूं, R1 ऑपरेशन R1 + R2 + R3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, R1 आपका बन जाएगा यहाँ -12 की 0 आ जाएगा, और ये आपका ये भी 0 आ गया, और तीसरा आपका ये भी आपका 0 आ गया। ठीक है ना, देखिए आप R1 में ऑपरेशन किया, R1 + R2 + R3, तो पहला जो रो आपका बन गया वो 0 0 0 आ गया। बाकी चाहे कुछ भी आए, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी डिटर्मिनेंट पे अगर एक भी रो आपका 0 आ जाए या एक भी कॉलम 0 आ जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सीधे सीधे आंसर हो गया। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आपने दिमाग लगाना है कि कैसे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वहीं पे इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और हमने यहाँ पे दिमाग लगाया, देखिए 5 + 7 यहाँ पे आ रहा है इस टाइप से, तो उसके हिसाब से इसका जो तीसरा हुआ लेते तो फिर उसके बाद ऑपरेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता। तो इन दोनों का नेगेटिव ले लिया, तो इसको नेगेटिव से सीधे सीधे फुलफिल कर रहा है, तीनों का जो सम आ रहा है आपका R1 में ऑपरेशन करके R1 + R2 + R3 = वी आर गेटिंग 0। सो होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका NDA 1 2011 का ये। ठीक है, तो देखिए आप इस डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस तरह के अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप एजम्पशन ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल आपका x ही है, एक ही वेरिएबल है, तो x की वैल्यू में चाहे कुछ लूँ, सपोज मैंने x की जगह पे 0 लिया। ठीक है ना, तो 0 लेके आप पहले ऑप्शंस में देख लीजिएगा, पहले ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि क्या x की वैल्यू में 0 ले सकता हूँ, क्योंकि अगर दो आंसर आपके या मतलब कोलाइड कर रहे हैं, सेम आंसर दे रहे हैं x की वैल्यू 0 रखने पे, तो वो आपका उस वैल्यू को आपने नहीं लेना है। ठीक है, जैसे आपने x लिया, तो ए वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ए वाले ऑप्शन में आपका 0 + 2 आपका ये 2 बन रहा है, और बी वाला ऑप्शन भी 0 का स्क्वायर 0 0 + 2 2। तो दोनों ऑप्शन आपके सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो 0 रखने पे ये गलत हो जाएगा, तो 0 आप नहीं रख सकते हैं, तो 0 के अलावा 1 रख दीजिए। तो 1 रखने पे भी आपका देखिए फिर से कोलाइड हो रहा है। ठीक है, दोनों के आंसर जो आपस में टकरा रहे हैं, सेम आ रहा है। ठीक है ना, 1 रखने पे यहाँ भी 3 आ रहा है, ए वाला भी और बी वाला भी आपका 3 आ रहा है। तो ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आंसर्स आपके अलग अलग
आए। ऑप्शंस पे पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, 0 और 1 तो नहीं रख सकते, तो x की वैल्यू 2 रखते थे। तो 2 रखने पे सबके अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो x की जगह पे 2 रखिए, फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप x की जगह पे 2 रखा तो आपका पहला कॉलम क्या बन जाएगा, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 2 + 7 9, और सेकेंड कॉलम क्या बन जाएगा, 2 + 2 4, 2 + 5 7, 2 + 10 12, और थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा, 2 + 4 6, 2 + 8 10, 2 + 14 दैट इज। इसको आप सीधे इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए। तो व्हाट यू आर गेटिंग, 3, 16 7 जा 112, माइनस 12 10 जा 120, फिर बीच में -4, फिर आपका 16 5 जा 80, माइनस 10 9 जा 90, और उसके बाद आएगा +6, और यहाँ 12 5 जा 60, माइनस 7 9 जा 63। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो 12 120 में से 12 घटाया आपने, 8 है, -8 आ जाएगा, -8 × 3 -24, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 80 - 90 -10, -10 × -4 +40, और उसके बाद आ गया आपका 60 - 3 60 - 63 -3 -3 × +6 -18। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, -42 + 40 दैट इज इक्वल टू -2। तो -2 आपका, देखिए -2 तो ऑलरेडी ऑप्शन में है, और कोई भी आंसर आपका -2 नहीं देगा। आप चेक कर लीजिए पे x की जगह पे 2 रखा हमने, तो 2 रखने में पहला ऑप्शन आपका 4 बन रहा है, बी वाला ऑप्शन बन रहा है आपका 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, सी वाला 2 ही है, डी वाला -2 हो गया। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Just see here question number 33. If a to the power -1 plus b to the power -1 plus c to the power -1 equal to 0, then ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू लैम्डा के बराबर, तो लैम्डा इज इक्वल टू कह रहे हैं, लैम्डा किसके बराबर है, ये गिवन ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर कंडीशन गिवन है, तो आप ए बी सी की वैल्यू अपने मन से नहीं रख सकते हैं। अब इसके कंडीशन के हिसाब से या तो फिट कराइए या फिर इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिए, दो ऑप्शन है, ठीक है ना। एक्सपेंड करने के लिए भी फॉर्मूला है इसका, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से आप सीधे सीधे मान के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने 3 नंबर मान लिए, 1/2 + 1/3, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है आप चेक कीजिए। 1/2 + 1/3 को जोड़ के आता है 5/6। तो यहाँ अगर मैं -5/6 लिखूंगा तो इन तीनों का सम 0 आएगा। दैट मीन्स 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 के बराबर। अगर कंपेयर करूंगा, b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 3 के बराबर, ठीक है ना। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी -6/5 के बराबर, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें रख लीजिए आप, तो इसको a की जगह पे 2 रखिए, कितना है 2 + 1 3, 2 + 1 3 बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, और नीचे 1 1 ही है, और यहाँ पे 1 + 1 + 3 4, और ये आपका 1 ही आया, 1 1 और 1 + c, तो 1 + -6/5, इसको सॉल्व कीजिए। 1 - 6/5 कितना बन जाएगा, -1/5, -1/5। होप दिस इज क्लियर, ये आपको। अब इस डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसको सीधे ही सॉल्व कीजिए। 3 × 4 × -4/5 -1 -1 × ये आ जाएगा -1/5 -1/5 -1, और आ जाएगा +1 × 1 - 4। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका 5 -9/5, तो -9 × 3 -27/5 ये बन गया आपका। और यहाँ आ रहा आपका -1 × 5 बन जा 5, और माइनस, तो ये आ रहा है -6, तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं इसको, इधर 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंज आएगा नहीं, वही नंबर रहेगा। तो -6 + 6/5 हो जाएगा ये। और यहाँ आ रहा -3 × 1 + 1, तो -3, इसको भी 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हाँ, आप जोड़िए, आप न्यूमरेटर को कितना आ रहा है आपका 6, दो नेगेटिव वाले हैं, 15 और 27 को जोड़िए, -42 आ गया, -42 + 6, तो आपका साइन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ आएगा 36, -36/5 हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब ऑप्शन के हिसाब से हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा -ABC, -A × B × C,
सी की वैल्यू कितनी थी आपकी -6/5। तो चेक कीजिए क्या आपका ये -36/5 बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 2 3 या 6 और ये आपका आ गया +36/5 बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव में आ रहा है, हमें चाहिए नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी आपका -36/5 आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी तीनों को माइनस करके माइनस, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी एनडीए सेकंड 2011 का क्वेश्चन आपका। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। जब भी आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, बस एक्सपेंशन सही से करना। ठीक है ना, प्रॉपर्टी लगाओगे तो ठीक है, अगर सीधे सीधे आ रहा है कुछ 0 0 बन रहा है तो 0 वाला ऑप्शन है, फिर 0 वगैरह डायरेक्टली तो यहाँ पर आ नहीं रहा है उसे। ठीक है, तो हम सीधे इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो तब भी आपका ईजी तरीके से आंसर आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो वो सिंपल ही होता है आपका। आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 इंटू 6 2 या 12 ओमेगा की पावर 4 सॉरी 6 माइनस 4 3 या 12 ओमेगा की पावर 6, फिर आया आपका माइनस ओमेगा, फिर 6 2 या 12 ओमेगा की पावर 4 माइनस 12 ओमेगा की पावर 3। ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, थर्ड वाला फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 2 या 6 ओमेगा क्यूब माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। पहला तो आपका ऑलरेडी 0 बन गया है, तो दूसरे ब्रैकेट से बढ़िया आप माइनस ओमेगा को अंदर भेज दीजिए, तो -12 ओमेगा की पावर 6 हो गया आपका ये, और +12 ओमेगा की पावर आपका आ जाएगा 4। दूसरा दीजिए +12 ओमेगा की पावर 5 -12 ओमेगा की पावर 5। ठीक है, 6 2 या 12 ओमेगा की पावर 4 सॉरी, 2 + 2 4 ही बनेगा यहाँ, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ आपके पास जो बचे है, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 12 ओमेगा की पावर 4। अच्छा, यहाँ भी आपका 12 ओमेगा की पावर 5 बन रहा है पहले वाले ब्रैकेट में, इसकी पावर भी 5 बन रही है, तो ये सब कैंसिल हो रहा है। आप चेक कीजिए, ज़्यादातर इसका आंसर जीरो ही होता है, तो ये आपका कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे, तो व्हाट यू आर गेटिंग इक्वल टू 0। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इफ डिटर्मिनेंट आपका गिवन इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो p इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, q इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, p अपॉन q इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सब में हो रहा है ऑप्शन में, तो वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ऑल ऑफ यू नो दिस। ठीक है, वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम एक लेते हैं इन तीनों में से, तो 1 लेना ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो अब पहले ऑप्शन के हिसाब से चले, तो p इज़ वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कह रहे हैं, तो पहले ऑप्शन के हिसाब से मीन्स 1 के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने सेलेक्ट कर लिया 1। ठीक है ना, कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तीनों में से, तो 1 लेते हैं, चेक कर लेते हैं p की जगह पर अगर 1 रखने पे 0 बन रहा नहीं बन रहा है, तो 1 माइनस q 0 0 1 q, और ये आपका आ गया q 0 1। अब इसको हमने एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट को, व्हाट यू आर गेटिंग हियर 1 और 1 1 जा 1 ही आ गया आपका, ये -0 माइनस माइनस प्लस q, एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर 0 माइनस q स्क्वायर, तो माइनस q स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 0 आ गया, तो 1 माइनस q क्यूब विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया हमारा। अब दूसरे ऑप्शन में बढ़े तो q की जगह पे रख देते 1 p -1, क्योंकि q इज़ वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कह रहा है, तो 0 0 p 1। ठीक है, q की जगह पे 1 लिख दिया और 1 0 p। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग, लेट्स सी। तो p आपका आया p स्क्वायर -0, तो p स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका 0 -1, तो ये आपका -1 आ गया। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर p क्यूब -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब तीसरा ऑप्शन बचा हमारे पास, p अपॉन q इज़ वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो p अपॉन q बनाने के लिए डिटर्मिनेंट में तो आपने
सारे जहाँ पे पी है, पी को पी अपॉन क्यू बना सकते हैं। क्यू से डिवाइड कीजिए फर्स्ट रो को, सेकेंड रो को भी क्यू से डिवाइड कीजिए, थर्ड रो को भी क्यू से डिवाइड कीजिए, तो बाहर आ जाएगा क्यू का क्यूब, क्योंकि क्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। तो यहाँ से आपका आ गया पी अपॉन क्यू -1 0, और यहाँ है 0 पी अपॉन क्यू, और यहाँ आ गया 1, और क्यू अपॉन क्यू 1 0 पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पी अपॉन क्यू की जगह पे 1 लिया, तो पी अपॉन क्यू की जगह पे 1 लिया तो 1 -1, क्योंकि वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ भी हम वही लगाएंगे 1 1। ठीक है, और यहाँ आ गया 1 0 1। एक्सपेंड इट व्हाट यू आर गेटिंग, तो क्यू क्यूब तो भारी है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 1 इंटू 1 का स्क्वायर -0, तो 1 ही आया, माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा आपका -1 0 -1 -1, और प्लस 0 आ गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इक्वल टू 0 बन रहा है आपका 1 -1, तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग 0 हियर। तो दैट मीन्स आपका जो तीसरा होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। 30 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है, इसकी वैल्यू कौन सी होगी, तो प्रॉपर्टी लगा तो आप कर ही सकते हैं, एजम्पशन से भी कर सकते हैं आप कुछ वैल्यू पुट अप करके। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था आपसे, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जैसे 0 आपके रखते हैं, या छोटी छोटी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके रखने पे यहाँ पे आंसर हो सकता है कि सारे मतलब दो कहीं भी कोलाइड कर जाए, आपके दो आंसर सेम आ जाए। तो पहले ही हम ऐसे ही सोच के चलते हैं, तो ए बी सी की हम डिफरेंट वैल्यूज़, भले ही थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लें 2 3 4, तो इसमें कम चांस रहेंगे आपके कोलाइड होने के, मीन्स सेम आंसर आने के, डिफरेंट मीन्स चांस कम रहेंगे। तो हम ऐसी वैल्यू शुरू में लेके बैठते हैं। ए बी सी की हमने वैल्यू ले ली, ए ले ली 2, बी ले ली 3, या आप ए की जगह पे 1 ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 3 4 ले लेते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 ए 1, बी आपका ले लेते हैं 3, और सी ले लेते हैं आपका 4, थोड़ा बड़ी वैल्यूज़ ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अब 1 तो ले लिया हमने, 1 2 3 में आपके चांस है कोलाइड होने की, तो हम लेते हैं 1 3 एंड 4। तो पहले ऑप्शन चलते हैं, क्या होता है आपका ए वाला ऑप्शन क्या बन रहा है, 1 का क्यूब 1, बी का क्यूब आपका आ जाएगा 27, प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64। तो ये आपका सॉल्व करके इतना आ रहा है 60 70 80, 80 प्लस 11 91 92, ये आपका बन गया 92। बी क्या बन रहा है 3BC, तो 3 3 या 9 4 या 36। ठीक है, और सी वाला ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, भी तो 92 ऑलरेडी आया था, -3ABC, तो 3 3 या 9 4 या 36। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 6 और 4 5 56। डी वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी 0 गिवन है, तो सारे के आंसर हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। अब हम इस वैल्यू को रख के डिटर्मिनेंट में रखते हैं, जो आपका ये इन चारों में से जो रिजल्ट देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 1 1 माइनस ए माइनस बी बन जाएगा आपका, ए माइनस बी बन जाएगा -2, बी माइनस सी बन जाएगा -1, सी माइनस ए बन जाएगा 3, बी प्लस सी बन जाएगा 7, सी प्लस ए बन जाएगा 5, ए प्लस बी बन जाएगा 4, और यह आपका ए बी सी 1 3 4। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, -2 फर्स्ट रो से एक्सपेंड कीजिए, 5 4 या 20 -12, फिर -7 -4 -9 +1 -4 -15। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हमने, -2 इंटू यहाँ पर कितना आ रहा है 8, और -7 इंटू -13, और +1 तो क्या लिखे हैं यहाँ पे -19 आ गया, तो -16 प्लस 91 -19, तो -16 और -19 और 16 2 जा 30 35, -35 आ गया आपका +91। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है चेक कीजिए, 6 4 56 आपका आ रहा है। दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि सी वाला आपका 56 देख रहा है। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, जो हमने स्टार्ट में वैल्यूज पुट अप करके सी की वैल्यू निकालती, सी आपका 56 है। दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर मैचिंग, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये भी आपका NDA 2011 का सेकेंड जो सेकेंड हुआ था सितंबर में, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ।
किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको तो हम सीधे सीधे, छोटा सा आपका ये डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करने में क्या दिक्कत हो रही है, तो ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, सीधे इसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इंडिपेंडेंट ऑफ, तो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। ट्राई कर लीजिए आप इसको, एक्स माइनस गामा, और उसके बाद आया माइनस अल्फ़ा, और ये आएगा बीटा माइनस बीटा, और उसके बाद आया +1, और ये आपका आ गया बीटा गामा माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 0। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे बन रहा आपका x² माइनस गामा एक्स, ये तो 0 ही बन गया, प्लस बीटा गामा माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसमें अल्फ़ा का कोई टर्म नहीं है, तो इसका जो x² एक्स कॉमन लूँगा, तो इसमें ये से वैसे आप कॉमन नहीं भी लोगे, सीधे सीधे आपका आइडिया लग जा रहा है कि इसमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा है, ठीक है ना। अल्फ़ा है ही नहीं यहाँ पे, देखिए आप इसको, अल्फ़ा गायब हो चुका है, ठीक है ना, गामा और बीटा बचा बस। तो जो इसके रूट्स आएंगे वो भी गामा और बीटा के टर्म्स में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, क्या अगर रूट्स भी निकालना चाहिए तो देख लीजिए आप, तो माइनस बीटा प्लस गामा एक्स कॉमन ले लिया हमने, प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके रूट्स निकाल सकते, सीधे सीधे बनाए, ठीक है ना। इसके रूट्स क्या होंगे आपके, तो माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फ़ा आपका हो गया, जो पहला रूट हो जाएगा वो बीटा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा रूट हो जाएगा आपका गामा। तो इसके 2 रूट्स आ रहे हैं केवल, बीटा और गामा, अल्फ़ा तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे आपका सेकेंड लाइन में क्लियर हो गया था ये कि इसके ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऐसे में आपने खाली बेकार नहीं के हर बार ऑप्शन से ही चलना है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना आपने कि ऑप्शन तभी रखने हैं जब आपके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की प्रॉब्लम आते हैं या ऐसे आते हैं। अब ये सिंपली आपका डिटर्मिनेंट है, तो इसको आपने सीधे सीधे इवेल्युएट करने पे ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन की कॉम्पिटिशन, क्योंकि आप ऑप्शन में 4 बार है, 4 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद चेक इक्वल टू 2 चेक करना है, तो इससे बेटर है कि आप सीधे एक बार एक्स की वैल्यू शुरू में निकाल दीजिए। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, 8x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा आपका ये, और 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 आ जाएगा -1, और उसके आ जाएगा +1, 15 माइनस 6x इक्वल टू 2 हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8x माइनस 24 माइनस 5 प्लस 15 माइनस 6x इक्वल टू 2। तो ये आपका है 8x माइनस 6x 2x आ गया, और माइनस 29 प्लस 15 इक्वल टू 2। तो इन दोनों को घटा के आपका आ जाएगा -14, -14 को उस तरफ भेजिए +14, 14 प्लस 2 16, 16/2 आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू, तो एक्स आ गया आपका 8, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 27, इफ 2 रोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सीधे से प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। तो आपका एनसीईआरटी का ही वो सीधे ये प्रॉपर्टी तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, तो दो रोज अगर सेम हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को आपने कहाँ से बढ़ना है, देखिए क्वेश्चन देखने के बाद आपके लॉजिकल जो पावर है आपकी, उससे आप एनालाइज कीजिए कि मुझे कहाँ से बढ़ना है। एक बार थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद आप देखिए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं ऑप्शन से, मतलब अगर एजम्पशन से चलूँगा तो वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, और वैसे चलूँगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कॉमन ओमन लूँगा, तो वैसे भी आपको एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, वो भी ठीक ठाक है। अब तीसरा है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है क्या, इसको एक्सपेंड करना बहुत इजी है, ठीक है ना, एक्सपेंड तो करना है, एक्सपेंड करना इजी है। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने बताया था ABC, इस फॉर्म का कभी भी कोई डिटर्मिनेंट आता है FGH, और यहाँ पे आपका FGH, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, इक्वल टू ABC। इस तरह की आपको प्रॉब्लम बहुत बार देखने को मिलेंगे, प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये होता है इसका एक्सपेंशन। तो यहाँ पे इसी फॉर्म का है, देखिए ABC आपका ये हो गया, A की जगह पे -A स्क्वायर है, B की जगह पे -B स्क्वायर है, C की जगह पे -C स्क्वायर है, और F आपका यहाँ पे BC है, और यहाँ भी आपका BC है, देखिए सेम है, आप देख लीजिए।
जी की जगह पे AC है और यहाँ भी जी की जगह पे AC है और H की जगह पे AB। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, सीधे सीधे इसका एक्सपेंशन हो गया हमारा क्या ABC। तो तीनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस, तीन को माइनस का साइन आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो सीधे आ गया प्लस 2FGH, 2 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच। तो एफ इंटू जी इंटू एच करूँगा तो A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, तो 2A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस AF स्क्वायर, माइनस AF स्क्वायर, तो A आपका क्या है, A की जगह पे आपका माइनस A स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A स्क्वायर आपका आ जाएगा, फिर आपका है F स्क्वायर, तो F क्या है BC, तो B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। वैसे आपका माइनस BG स्क्वायर, तो माइनस B की जगह पे क्या है, B की जगह पे माइनस B स्क्वायर, तो प्लस B स्क्वायर हो गया आपका ही, और G आपका है AC A स्क्वायर C स्क्वायर, तो वैसे आप तीसरा आ जाएगा माइनस CH स्क्वायर करोगे, तो यहाँ से आपका C क्या आपका माइनस C स्क्वायर है, तो प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा क्या A स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कोई भी एक काट लो, लास्ट वाला काट देते हैं चलो, ठीक है। आपके पास अब ये बच गए कितने, 3, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो 2 + 1 + 1, तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आपका सीधे सीधे रिजल्ट आ गया है। तो मैंने आपको बता रखा है, तो आपने आँख बंद करके नहीं कि आप ऐसे ही करना है, ठीक है, कि आपने कोई वैल्यू ले ली पुटअप कर दी, सब क्वेश्चंस को ऐसे करने हैं। तो कहीं पे आपने देखना है कि इस फॉर्म का डिटर्मिनेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि एक्सपेंड करके आपका सीधे रिजल्ट आ जाए। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए आपका डिटर्मिनेंट गिवन है, बी भी गिवन है, ठीक है, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो ए बी आपने निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब बी का जो आपका सेकेंड कॉलम 0 है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आएगा वो पूरा पूरा आपका 0 बनेगा, क्योंकि ये देखिए आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो ठीक है, वो तो आपका कुछ ना कुछ आएगा ही, वैल्यू आएगी, ठीक है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा, सेकंड कॉलम में जो आपका मैट्रिक्स बनेगा ए बी इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट में तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों जीरो आपके दोनों, तो ये जीरो ही बनेगा ओवरऑल, ठीक है। और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूंगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा, जीरो आए, तो दैट मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे अब ये मैट्रिक्स बन गया आपका जो जिसका सेकेंड रो जीरो है। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो, अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली जाएगी तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो जीरो होगी। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक भी रो या एक भी कॉलम जीरो हो जाए तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ही सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे 3, वो एनडीए सेकेंड 2012 के थे, वो गलती से आपको 2010 लिखा था उसमें, तो उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। 2012 की ही है वो, और फर्स्ट एनडीए 1 2012, तो ये आपका एनडीए 2 2012 का क्वेश्चन आ गया आपका। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ये आपने निकालना है। देखिए इसमें आंसर आपका जीरो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी है, ठीक है, और ये भी है तीसरा। तो अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगा के ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए कई बार हमें चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अब वैल्यू पुट अप करके ज़्यादा, अब प्रॉपर्टी आपकी सीधी सीधे दिख रही है, अगर आप देखो ये सीधे समझने वाला, अगर प्रॉपर्टीज़ आपकी दिमाग में क्लियर है तो फर्स्ट कॉलम में अगर मैंने ऑपरेशन किया है C1 प्लस C3, तो C1 में ऑपरेशन किया C1 प्लस C3, तो हमारे क्यों ऐसा ऑपरेशन किया, क्योंकि मुझे मालूम कि फर्स्ट कॉलम में क्या है सारे के सारे सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे सेम आ जाएंगे तो फिर उसको कॉमन ले लूंगा मैं, तो सारे के सारे क्या बनने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उनको फिर कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम से ये मैंने कॉमन ले लिया ऑपरेशन करने के बाद। ऑपरेशन क्या किया C1 प्लस C3, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या बच गया 1 1 1, और यहाँ भी 1 1 1, तो आपका देखिए सीधे सीधे रिजल्ट आ गया है। हालांकि आपको प्रॉपर्टीज ज़्यादा समझ में नहीं आ रही तो आप वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना आ गया, ये दो रोज और दो कॉलम आपके सेम है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम कोई भी सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो सीधे सीधे आपका आंसर है ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर आर, ठीक है ना। इफ ईच एलिमेंट इन अ रो, मतलब एक रो का हर कोई एलिमेंट को अगर हम आर से मल्टीप्लाई करें, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी रो को अगर आप आर से मल्टीप्लाई करते हो, डिटर्मिनेंट के रो का मतलब तीनों के तीनों एलिमेंट को, अगर आप तीन कह रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट है रो के उनको अगर आप आर से मल्टीप्लाई करते हो तो आर टाइम्स हो जाएगा उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब,
गलत, इज इंक्रीज बाई 3 आर गलत, रिमेन्स अनचेंज्ड गलत, इज मल्टीप्लाइड बाई आर ये आपका प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे प्रॉपर्टी है, ठीक है। इज मल्टीप्लाइड बाई आर मतलब आर टाइम्स बन जाएगा उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ND1 2013। तो देखिए आप, अ मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। तो मैट्रिक्स तो वैसे कोई नंबर, मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट होता है, आपको मालूम है। तो मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, तो ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स मे हैव द सेम वैल्यू। तो टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर्स मे हैव द सेम वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो आपको एक नंबर देता है, आपका एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो नंबर हो सकता है दो डिटर्मिनेंट अगर थ्री ऑर्डर का या 2 ऑर्डर का है तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इफ D is a determinant of order 3 and D dash is the determinant obtained by replacing the elements of D by their cofactors। अब कोफैक्टर्स वाली बात जहाँ पर आई तो आपका दिमाग सीधे क्लिक करना चाहिए एडजॉइंट वाले में, क्योंकि कोफैक्टर्स से जो आपका डिटर्मिनेंट बनता है, ठीक है, सॉरी, जो मैट्रिक्स बनता है आपका कोफैक्टर से, अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए वाली प्रॉपर्टी अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक कर रही है इस क्वेश्चन को। तो आपने यहाँ से आपने दिमाग घुमाया और उसके बाद आपने दिमाग लगाया कि यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट बनता है किसी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए टू द पावर n-1, ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। और एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है बराबर होता है किसके, जो आपका ये आपका जो बना है डी डैश माने डी डैश इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ डी बाय द कोफैक्टर्स। अगर कोफैक्टर्स का अगर हम निकाल दें डिटर्मिनेंट, जो आपका बनेगा कोफैक्टर्स लेने के बाद, उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए आप, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 है, तो यहाँ पे d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कह रहा है। तो अब ये बताइए आप, d डैश किसके बराबर होगा, d डैश विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह पे मैं लिख देता हूँ d, डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह पे d लिख दिया, d की पावर n-1, n-1 माने 3-1 दैट इज 2। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि d डैश जो है आपका विल बी इक्वल टू व्हाट, d का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा है आपके पास ऑप्शन, तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये आपका गिवन है। ऑप्शन क्या गिवन है देखिए आप, इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हैज अ लीनियर फैक्टर, इज 0। अब देखिए कई लोगों को डाउट हो रहा है कि ये लीनियर फैक्टर क्या है। तो आप जैसे आप फैक्टराइज करते हैं तो उसको लीनियर फैक्टर्स, लीनियर टर्म्स के उसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये होता है लीनियर फैक्टर। अगर नहीं आता है, नहीं आया समझ में, बाई चांस आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको मालूम ही नहीं कि लीनियर फैक्टर क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 3 ऑप्शन तो आपके सामने में, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, पर इज 0, ठीक है ना। 3 चीज़ें तो आपके सामने में, तो इन तीनों में से कोई भी चेक कर लो आप, क्योंकि ऑलवेज जो है ये आंसर देगा ही देगा। तो एम पी कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे, एम एन और पी 3 चीज़ें हैं। तो एम की वैल्यू ले लो, कुछ ले लीजिए आप अपने मन से ले लीजिए। एम की वैल्यू लेते हैं सपोज 1, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हैं। एन की वैल्यू ले लिया हमने 2 और पी की वैल्यू ले ली 3, ठीक है। तो और इस डिटर्मिनेंट में रखिए आप, क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 3, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, और n की वैल्यू ली 2 और p की वैल्यू ली 3, m की वैल्यू थी 1। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो कितना आ रहा है, एक्सपेंड करिए, चेक लीजिए। 1 माइनस 6 और यहाँ प्लस 2, सॉरी माइनस 2, 3 माइनस 4 और प्लस 3, 9 minus 2. So what you are getting here, minus 5 minus 2 into minus 1 plus 3 into 7, तो minus 5 plus 2 plus 21, तो यहाँ से आ गया आपका 21 plus 2 23, 23 minus 5 equal to what, 18। अब देखिए 18 आपका क्या कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है, नहीं है, पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन भी आपका इज 0 के बराबर नहीं आया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, हैज़ अ लीनियर फैक्टर। तो होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो सी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नंबर 19, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये गिवन है।
ऑप्शन भी गिवन है। अब आपने सोचना है कि चलना कैसे है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। एक्सपेंड करने के लिए आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं, ABC वाला जो मैंने बताया था, ABC + 2FGH - AF² वाला जो रूल बताया था, वैसे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तब भी आएगा। लेकिन आप देखो उससे भी शॉर्ट तरीके से ही आपका सॉल्व हो रहा है। सिंपल सा आपका डिटर्मिनेंट है, आपको मालूम है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो 0 कब होता है? तब आपको प्रॉपर्टीज अब क्लियर है कि 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए तो 0 होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ ऑप्शन में 1, 2 और -1 और -2 4 चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे टी की जगह पे 2 रखता हूँ, देखिए अब 2 रखूँगा तो पहला जो रो बन जाएगा, वो पहला कॉलम बन जाएगा 1, 1, 1 और दूसरा कॉलम भी आपका 1, 1, 1 सेम बन रहा है। तीसरा कॉलम चाहे कुछ भी बने, लेकिन ये भी आप इत्तेफाक से 1, 1, 1 ही बन रहा है। अब ये तो ज़्यादा आ गया। अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आपके डिटर्मिनेंट की सेम है तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स आपका 2 इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास सी वाला और डी वाला तो वैसे ही आपका गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, ए और बी। ए और बी में से एक आंसर होगा। अब ए और बी में ऑप्शंस में 2, 2 तो दोनों में है। अब 1 और -1 में से एक के लिए चेक कीजिए। एक के लिए चेक करना सफिशिएंट है। अगर 1 के लिए, चलो 1 के लिए चेक करता हूँ, तो 1 के लिए चेक करूँगा तो 1 यह बन जाएगा आपका 0, t - 1 ये आपका 1 हो गया, ठीक है ना। 0, 1, 1, 1, 1, 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, आर वी गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसको सीधे एक्सपेंड ही करिए, इसे नॉर्मली एक्सपेंड करते हैं। 1 ये आ गया 0, 1 सॉरी ये आपका -1 आएगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद 0 तो साइड ही कर लीजिए। फर्स्ट रो का थर्ड जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का 3 + 1, 1 के साथ आपका आ जाए 0 और ये आपका आ गया -1। तो -1, -1, -2 बन रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स आपके पास एक ही ऑप्शन बचा बी। तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब -1 के लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने 1 के लिए सही तरीके से चेक किए तो -1 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं। तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द माइनर ऑफ एलिमेंट 9 इन द डिटर्मिनेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप खुद ही कर लेंगे। माइनर आप 9 का निकालना है तो सीधे इसको और इसको काट दीजिए, ठीक है। तो कितना 19 1 जा 19 -13 2 जा 26। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, ये आपका आ जाएगा -7, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका माइनर। अगर इसका को फैक्टर पूछा होता तो आपका साइन कि कौन सा आप साइन चेक करना पड़ता है, आपका माइनस ही आएगा या प्लस आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका माइनर भी आ जाता है, को फैक्टर भी आ सकता है। तो ये आपका कौन सा है, 9 किस में है, फर्स्ट रो में है और सॉरी थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 1 4। तो इसका साइन आपका यही रहता। को फैक्टर पूछा होता तब भी यही आंसर आता। तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नंबर 17, इंडिया 2 2013 का आपका ये आ गया, ठीक है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखिए ये आपका बना बनाया क्वेश्चन है। अब इस ब्रैकेट को तोड़ूंगा तो सीधे सीधे आपका बना बनाया है, ठीक है। बना बनाया क्या मतलब, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि जब भी आपका 0 आंसर होता है तो आपको प्रॉपर्टी से आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर 0, क्योंकि 0 ऑप्शन में तो 0 के लिए पहले ही चेक करना है आपने, ठीक है ना। चेक करना है क्या, प्रॉपर्टी लगा दो सीधे, क्या बन जाएगा आपका। आपको मालूम है कि ब्रैकेट तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, AB + AC और यहाँ बनेगा BC + AC। तो अगर मैं सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका 1 1 1 आया, BC CA AB आया, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका C3 में ऑपरेशन किया, C3 + C2, तो ये आ जाएगा AB + BC + CA, ठीक है। और यहाँ भी यही आएगा, सेम यहाँ भी यही आएगा। और फिर उसके बाद कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 1 1 बच गया और यहाँ भी आपका 1 1 1 आ जाएगा। बीच में चाहे कुछ भी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। तो सीधे आपका आंसर आ गया है, क्योंकि आपने कॉमन निकाला बाहर AB + BC + CA को, तो इसके जो डिटर्मिनेंट बन गया आपका 2 कॉलम सेम आ गया, ठीक है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये देखिए आप फिर से प्रॉपर्टी बेस्ड आ गया, वो वही प्रॉपर्टी लग रही बार बार। ये तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी पूछ दी यहाँ पे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा किसके बराबर। तो ये प्रॉपर्टी हमने 10 बार डिस्कस कर ली यहाँ पे। ऑर्डर के एडजॉइंट सॉरी ए का जो ऑर्डर है वो है 3, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 3 - 1 दैट इज 2। तो बी विल बी करेक्ट। सीधे सीधे देखते देखते इसका आंसर वाला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4 इन द डिटर्मिनेंट। तो 4 यहाँ पे आपका 4 की पोजीशन आपको पता करनी पड़ेगी पहले। रो क्या है इसमें, इसका जो रो है वो है सेकंड, ठीक है। और कॉलम क्या है, कॉलम है इसका फर्स्ट।
तो 2 + 1 क्या आ रहा है 3, 3 माने ऑड आ रहा है, ऑड का मतलब साइन चेंज होगा, इसका ध्यान दे रखिएगा आप। अगर इवन आता है तो साइन चेंज नहीं होता है, ऑड होगा तो साइन चेंज होगा। तो आप इसका आप माइनर निकाल लीजिए 4 का, ये आपका कैंसिल कर लिया आपने, कितना आ गया 9 2 या 18, 18 माइनस 8 3 या 24। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर 18 माइनस ये आपका -6 आ जाएगा। और इसका साइन चेंज करना है आपने, तो साइन चेंज करूँगा तो +6 हो जाएगा आपका ये, क्योंकि आपके माइनर नहीं पूछा, को फैक्टर पूछा है। तो को फैक्टर के लिए आपको मालूम है कि रो और कॉलम चेक करना पड़ता है, कौन से रो में कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो -6 का नेगेटिव कितना हो जाएगा +6। तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आ गया NDA 1 2014 का क्वेश्चन। If any two adjacent rows or columns of a determinant are interchanged in position, the value of the determinant क्या होता है, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड है सीधे, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ये एनसीईआरटी का सीधे प्रॉब्लम गिवन है एनसीईआरटी बुक में। तो चेंजेस इट्स साइन, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 13 द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, तो इसकी प्रॉपर्टी तो सीधे प्रॉपर्टी से जीरो हो गया क्लियर, तो जीरो होता है इसका आंसर। अगर आपको मालूम नहीं होता है तो आप एग्जाम में ऐसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्क्यू सिमेट्रिक मालूम होना चाहिए कैसा होता है। ठीक है, तो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक बनाना, तो एक बना लेते हैं, 3 ऑर्डर का लेते हैं, 3 इज ऑड नंबर, तो 3 ऑर्डर कर लेते हैं। पहले डायगोनल आपको मालूम चाहिए जीरो होता है स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये ऑलवेज जीरो। और यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ले लिया ए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा इसका नेगेटिव होगा, ये होता है। ठीक है, और इधर मैंने ले लिया सपोज बी, कौन सा है आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो में आपका इसका नेगेटिव होना चाहिए -b। और यहाँ पे ले लिया हमने सपोज सी ले लिया यहाँ, तो ये आपका आ जाएगा -c। ठीक है, इस तरीके से आपने डिटर्मिनेंट बना लिया है। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने में है। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, देखिए -a फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लीजिए -a, तो ये आपका आ जाएगा 0 -bc, तो -bc आ गया ही। ठीक है ना, उसके बाद आपका आया -b इंटू ये आपका आ जाएगा ac -0, तो AC आ गया, तो ये आपका +abc -abc, तो आपकी इसकी जो वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट वैल्यू ये 0 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा 3 ऑर्डर के, ताकि ABC की चाहे कुछ भी वैल्यू हो तो ये ऑलवेज ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर। तो A इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ जो डिटर्मिनेंट आपका इक्वल टू जीरो है, आपके रूट्स आपने फाइंड करना है, दैट मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू ABC भी हो सकती है, a + b + c भी हो सकती है, और -a + b + c भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से चलें तो ऑप्शन से चलने में आपका ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, ABC a + b + c और -a + b + c वाली कंडीशन आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है, जब या 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, या आपके कोई भी एक रो या एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट सेम आए, 0 0 0 आ जाए, मीन्स जी सभी 0 बन जाए। एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 बन गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अब 0 बनाने के लिए x की जगह पे क्या लें यहाँ से ताकि वो 0 बन जाए। देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर अब -a + b + c को रखूँगा तो यहाँ पे देखिए आप, पहला देखिए दिमाग में ही आपने ये सॉल्व करना है ताकि आपका ये क्लियर हो जाएगा। x + a है आपका, x + a क्या बन रहा है, देखिए आपका x + a की जगह पे क्या बनेगा आपका -a -b -c + a हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने यहाँ रखी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, ये आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ -a से +a कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका बन रहा है a और यहाँ आपका b था, यहाँ पे अब मैं तो अब इसमें लिखना जरूरी नहीं है, x + b करूँगा तो b कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा -a - c बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका b लिख दिया और यहाँ c बचा, और यहाँ x + c करूँगा तो c कट जाएगा और यहाँ बचेगा -a - b। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपका बच गया है। अब देखिए -b - c यहाँ पे है और +b + c यहाँ पे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे +b + c। तो अगर इन तीन को मैं C1 में ऑपरेशन करता हूँ, C1 + C2 + C3, ठीक है, तो यहाँ से आपका सीधे सीधे ये 0 बन रहा है। देखिए आप, पहला कॉलम आपका 0 0 0 में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, -b + b से कट जाएगा, -c + c से कट गया, तो C1 में ऑपरेशन किया, C1 + C2 + C3, तो 0 0 0 बन गया, तो b -a - c b c c -a - b। ठीक है,
तो बहुत सारे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी जो तरीका अपनाना चाहिए वो आप ट्राई करना चाहिए आप लोगों को, लेकिन वैसे भी आप इसको एक्सपेंड करोगे तब भी आ जाएगा, या आप इसमें कॉलम 1 में प्रॉपर्टी लोगे C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे तो बिना x की वैल्यू रखे हुए, तो तब भी आप x प्लस a प्लस b प्लस c मिल रहा है आपको, उसको कॉमन ले लेंगे, फिर आपका 1 1 1 बच रहा है, फिर 2 रो को 0 बना दो, फिर एक्सपेंड कर लो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लेंदी प्रोसेस है, तो जितनी जल्दी आपका आंसर आ जाए वो बेटर है, ठीक है। और यहाँ पर आप वैल्यू पुट अप करके भी कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ए बी सी की अपनी मन से वैल्यू रख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए तो तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर में निकालिए, पहले आंसर अलग अलग निकालिए, उसके बाद वैल्यू पुट अप कीजिए, जो आपका आंसर मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन ट्राई एनी ऑफ देम। तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ये आप देख रहे हैं, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये अब यहाँ ही प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। अब जैसे आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन है आपका, ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। इट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर एन का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन, ये आपका क्लियर होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इनवर्स हो गया आपका, -1 पावर में होता तो क्या लिखते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो सीधे सीधे आपका ये हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, गलत, डिटर्मिनेंट का भी मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है, इट इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, तो इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स पहले ही गलत हो गया। सेकंड, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस इट इज़ करेक्ट, तो आपका सीधे सीधे क्लियर हो गया ही। तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट, ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंपल सा क्वेश्चन आपका, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपने, ठीक है। तो इस तरीके मैंने कहा था जब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सीधे एक्सपेंड कर लीजिए, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो या फिर आप एजम्पशन से चलेंगे तो आपने तो इसको पूरा सॉल्व भी करना, तब जाके आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकालेगी, ठीक है ना, ऑप्शन से भी नहीं चल सकते इसमें। तो सीधे सीधे आप एक्सपेंड कर लीजिए इसको, तो एक्सपेंड करेंगे कितना आएगा, 6 आयोटा 3 आयोटा इंटू आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर माने -3, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा आपका, ये माइनस प्लस 3 आयोटा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा आपका, ये +1, और उसके बाद आ जाएगा 4 3 या 12 माइनस 60 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो ऑलरेडी है, तो इसको आपने ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गई, तो ये 0 बन गया पहला, प्लस यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 12 आयोटा स्क्वायर, तो -12 आ गया, -12, और यहाँ आपका आ जाएगा +60 आयोटा, ठीक है, और यहाँ आपका +12 -60 आयोटा, तो 60 आयोटा से 60 आयोटा कैंसिल, -12 से +12 कैंसिल, तो यहाँ ले देखिए 0 + 0 आयोटा आ गया आपका ये, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी 0, और y की वैल्यू भी 0 ही है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0, तो d इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c और ऑल आर पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो उसमें ऑप्शंस क्या क्या देखिए आप, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ठीक है, एंड नेगेटिव ऑन पॉजिटिव। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव माने 0 भी आएगा नॉन नेगेटिव में, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक काम कीजिए, इसको सीधे सीधे एक्सपेंड कीजिए, प्रॉपर्टीज में बनी हुई देखिए आपका सेम है, ए यहाँ पे ए एफ की वैल्यू ए हो गई, जी की वैल्यू सी हो गई, और एच की वैल्यू हो गई बी, दैट मीन्स उस फॉर्म का ये ऑलरेडी है जिस फॉर्म का हमने डिस्कस किया था। और ए बी सी का जो आपका ये यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है प्रिंसिपल डायगोनल, तो ए सी बी है, ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे सी है, और सी की जगह पे बी है। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, सीधे ए बी सी ए सी बी बन जाएगा आपका, ये ए बी सी लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, प्लस 2FGH, तो 2FGH, एफ क्या है ए सी बी आएगा तो इसको भी ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है, माइनस ए एफ स्क्वायर, तो ए क्या आपका ए की जगह ए है, एफ स्क्वायर माने ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस बी की जगह पे सी है, सी जी स्क्वायर, तो जी क्या है आपका सी का स्क्वायर। फिर आपका आएगा माइनस सी की जगह पे क्या है बी इंटू एच का स्क्वायर, एच क्या है आपका यहाँ पे बी का स्क्वायर। तो इसको आप देख लीजिए क्या बन रहा है, ए बी सी प्लस 2abc कितना बन गया आपका 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं, अब बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपका बच गया। ठीक है, अब इसको आपको मालूम है इसका एक फार्मूला सीधे होता है, आइडेंटिटी है ये आपकी, कि ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो देखिए इसको, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ दूसरे वाले ब्रैकेट को, तो 1/2 आगे लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा आपका a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 9 में ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया। दैट मीन्स ये आपका पहला जो ब्रैकेट है वो है a प्लस बी प्लस सी, ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, ये तो डिपेंड करेगा a b c की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अब ए और बी और सी तीनों ऑल क्या हैं, ऑल आर पॉजिटिव हैं, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव ही होगा। गिवन ऑलरेडी हमें ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ऑल आर पॉजिटिव। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव बन गया। और जो दूसरा ब्रैकेट है स्क्वायर के फॉर्म में, देखो ए माइनस बी अगर नेगेटिव भी आएगा तो उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव प्लस ये पॉजिटिव, ठीक है ना, प्लस प्लस ये पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव मिलके ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इसके बाहर में जो नेगेटिव का साइन है उसकी वजह से ये नेगेटिव बन जाएगा, जो शुरू में जो आपका स्टार्टिंग में नेगेटिव का साइन है। ठीक है, तो दैट मीन्स ओवरऑल जो आप आएगा आपका आंसर इट विल बी नेगेटिव, तो जो आपका ये बनेगा डिटर्मिनेंट इट विल बी नेगेटिव, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। वन प्रॉपर्टी इज, सपोज कोई आपका लैम्डा है, स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर है n सपोज, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बनती है लैम्डा टू द पावर n। ठीक है, लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a लिखते हैं इसको हम। n क्या है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a, तो इसको हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दो डिटर्मिनेंट आपकी सेम उसके हैं, ठीक है ना, मतलब सेम ऑर्डर के हैं, जैसे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b है, ऐसे है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, अलग अलग तोड़ के हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को, इसका ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ पे गिवन है 3 इंटू ए बी, तो फिलहाल ए बी को कुछ एक मैट्रिक्स मान लो कुछ समय के लिए, पूरे ए बी को हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स सी, ठीक है ना, तो 3c हो गया आपका ये। तो सी का ऑर्डर क्या है, ए बी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या है, वो आपने, क्योंकि ए के ऑर्डर से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है लैम्डा इंटू ए कोई मैट्रिक्स हो गया आपका, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए मुझे, तो 3 इंटू ये जो मैट्रिक्स है वो ए बी का जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो ए बी जो बनेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 ही होगा, तो उसका ऑर्डर 2 बना, तो ये बाहर आके बन जाएगा 3 टू दी पावर n हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को फिर बाद में तोड़ के लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसके बाद। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है आपका 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 3 27 -27, तो आपका सीधे सीधे आंसर आ गया प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो। सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, आप देखिए इसको सीधे ऑप्शन से बना सकते हैं आप, मीन्स इसमें x और y की वैल्यू ले लीजिए, सिंपल से आपका ही, तो आपका मैच कर जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, या 2 रो को 0 कर लो, तो यह ज़्यादा बेटर रहेगा, x ऑप्शन से चलें आप, ऑप्शन मीन्स सॉरी कह रहा हूँ मैं, वैल्यू पुट अप करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज x की जगह पे मैंने 0 रखा और y की जगह पे 1 रखा, तो क्या आंसर आपके क्या आ रहे हैं, पहला 0 + 1 1 बन रहा है, और 0 - 1 -1 बन रहा है, और 0 इंटू 1 ये आपका 0 बन रहा है, और ये आपका बन रहा है 0 और +1, 0 + 1 + 0 + 1, तो यह बन रहा है आपका 2।
ठीक है ना। तो सारे के सारे आपके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो x की जगह पे 0 रख लीजिए और y की जगह पे 1 रख लीजिए, तो सीधे आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका डिटर्मिनेंट 1 1 1, ये बन गया आपका 1 1 और ये आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 1 और ये 1 प्लस y की जगह पे 1 2 रखा था, ठीक है ना। 0 1 सॉरी 0 1 लिया था हमने यहाँ पे, तो ये आपका भी 1 आ गया। तो दैट मीन्स ये तो सीधे सीधे 0 आ रहा है। तो 0 वाला आंसर कौन सा हमारा, सी वाला, ठीक है ना। क्योंकि आपको देखिए 2 रो या 2 कॉलम आपके सारे के सारे 1 हैं, तो 2 रो 2 कोई भी कॉलम आपके सेम है, तो सी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट टू टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी गिवन है, ऐसे ही। तो इट इज़, ये ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती डिटर्मिनेंट की, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है कि ए प्लस बी का जो दो आपके मैट्रिसेस हैं उनका इन्वर्स, ए प्लस बी का जो इन्वर्स है, ठीक है। तो ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि आपकी ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स, तो ट्रांसपोज में तो होता है ऐसी प्रॉपर्टी, बट ऐसी कोई प्रॉपर्टी इन्वर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपने तभी कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी अच्छे से रट लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे सीधे आप क्लिक करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो बोथ नीदर 1 नॉर 2, ये आपका कोई भी करेक्ट नहीं है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप सीधे सीधे ऑप्शन से चलते हैं, आप मीन्स वैल्यू पुट अप करिए, देखते हैं। प्रॉपर्टी से ही बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी से भी बन जा रहा है। 2-3 बार प्रॉपर्टी लेके कॉमन लेके आपका ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉपर्टी वैसे हम डायरेक्टली अगर इसको वैल्यू पुट अप करके देखें तो उससे भी आ जाएगा। चलो ऑप्शन ए के हिसाब से चलते हैं। अब ए की वैल्यू हम लेते हैं सपोज 1, कुछ डिफरेंट वैल्यू लीजिए ताकि आंसर जो आपका मैच ना करें 2। तो बी की जगह पे ले लिया हमने 3 और सी की जगह पे ले लेते हैं हम 4 या 1 3 4 लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 3 4 ज़्यादा रिलायबल मिलेगा आपको। A1 B3 और C आपका ले लेते हैं 4, ठीक है। तो 1 माइनस ए, तो 1 माइनस सॉरी ए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन चेक कीजिए पहले। ए ऑप्शन तो ऑलरेडी 0 है, बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए माइनस बी माने 1 माइनस 3 माइनस 2, बी माइनस सी माइनस 1 इंटू सी माइनस ए 3। तो ये आपका बन रहा है कितना 2 3 या 6, और सी वाला जो ऑप्शन है वो बन जाएगा ए प्लस 3 का सम 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8 आ गया, 8 का स्क्वायर 64, और डी वाला ऑप्शन हो गया 8 का क्यूब 512, ठीक है। तो अब इसको चेक कीजिए कौन सा आपका वैल्यू पुट अप कीजिए डिटर्मिनेंट में, और चेक कीजिए कौन सा आंसर आपका मिल रहा है इन चारों में से। तो 1 माइनस ए ये आपका 0 हो गया, 1 माइनस बी ये आपका आ गया -2, और 1 माइनस सी आ गया -3। अब ए कितना आपका ए इज़ 1 माइनस बी माइनस सी -7, और बी कितना है 3 माइनस सी माइनस ए -5, और सी कितना है 4 माइनस ए माइनस बी -4, ठीक है। और उसके बाद आपका है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी आपका आ गया 7, ठीक है ना। सी प्लस ए आपका आ गया 5, और ए प्लस बी आपका आ गया 4। तो इसमें आप इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लीजिए, 0 -2 -3, और यहाँ आपका आ जाएगा -6 -2 0, और ये आएगा 7 5 4, ठीक है ना। पहले और सेकेंड कॉलम से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो प्लस बन जाएगा बाहर आके 0 2 3 6 2 0, और यहाँ के 7 5 4। तो यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो -6 इंटू कितना आ रहा है 4 2 8 8 -15, ठीक है। और इसके बाद आया +7 0 -6 दैट इज़ -6। तो आपका आ गया -6 इंटू 7 -7 6 42। तो ये आपका आ रहा है -42, ठीक है, सॉरी ये -7 आ रहा था आपका, +42 -42 दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स 0 वाला ऑप्शन हमारा एक ही था, ए वाला। तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट, तो सही से आपने इवेलुएट करना है। नंबर 3, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड बी आपका गिवन ये मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी आपको मालूम चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर कोई होगा उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होती है +-1 के बराबर होती है। तो दिस शुड बी क्लियर। तो ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी +-1, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू +-47। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या बनेगा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपका आ जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका +-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर 47 आ गया तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकालिए आप कितनी आ रही है। तो 1 पहले रो से एक्सपेंड कीजिए, 0 -10 आ गया, और उसके आ जाएगा -2, और आपका आ जाएगा -4 और +3, और साथ में आ जाएगा आपका -15 -0, दैट मीन्स -15 ओनली। तो -10 + 8 -45, और ये आपका -55 + 8 दैट इज इक्वल टू -47, ठीक है। ये आपका आ रहा है -47। तो आपका ±-47 बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, आपको प्लस माइनस, तो इसको हम +-47 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, वही बन जाएगा, माइनस प्लस लिखो, प्लस माइनस लिखो, बात एक ही है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही करेक्ट है आपका, ठीक है ना। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए, यहाँ जरूरी नहीं कि ए बी जो, क्योंकि आपका ये मैट्रिसेस हैं, ए बी का जो प्रोडक्ट है बी ए के बराबर आए, ठीक है ना। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कि ए के साथ बी कोई दूसरे मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो उसका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। सो स्टेटमेंट बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला आपका ओनली 1 वाला ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द डिटर्मिनेंट गिवन है वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इतना, ठीक है। तो इसको आप सीधे एक्सपेंड कीजिए नॉर्मल से आपका ही cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, ठीक है। कोई दिक्कत वाला नहीं है, नॉर्मल सा डिटर्मिनेंट आपका। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए आपका क्या बना, ए, ये तो लिखना पड़ रहा है, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे आप उसको तोड़ के फिर फॉर्मूला बन रहा है इसमें, ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे आपका ए माइनस बी बन जाएगा सेम, ठीक है ना, ए माइनस बी, ठीक है ना, कुछ ये सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी, तो अल्फ़ा प्लस बी अपॉन 2, तो अल्फ़ा प्लस बी कितने 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो 90 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी बन जाएगा यहाँ कॉस ए माइनस बी, इस टाइप से आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√2, तो कॉस ये तो सेम ऐसे ही रहेगा अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो पहला लाभ हम देखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 1/√2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही करेक्ट आ गया। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतनी आ रही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कॉस के ऊपर। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1/√2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो इसमें ऑप्शंस वगैरह लिखे नहीं मैंने, तो इसमें स्टेटमेंट होंगे अलग अलग स्टेटमेंट, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है।